नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम खबरों का विश्लेषण में। खबरें तो आप देखते ही हैं, लेकिन खबरों के पीछे और उसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस लाइव शो में आपको बताएंगे। ये सीधा प्रसारण है जो बिहार लाइव नाउ पर आप सीधे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। और खबरों को तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, लेकिन खबरों का विश्लेषण करके हम आपको बताते हैं खबरों का विश्लेषण में खबरों के पीछे क्या है, उसका मतलब क्या है और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज हम मुजफ्फरपुर की 3 खबरों पर विश्लेषण करेंगे, आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की बात करेंगे, जो कि सुर्खियों में कई दिनों से बना हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि पटना के सचिवालय में, पटना के विधानसभा परिसर में खाली बोतलें मिली थी शराब की। मुजफ्फरपुर भी अछूता नहीं रहा है, मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में भी खाली शराब की बोतलें मिली हैं। दूसरा चर्चा का मुद्दा यह रहेगा। और तीसरी खबर होगी हमारी, वो नगर निगम की राजनीति पर होगी। विधायक पर वार्ड नंबर 46 के पार्षद ने आरोप लगाए हैं। एक पार्षद का गुट दूसरे पार्षद के गुट पर आरोप लगा रहा है। और क्या है मुजफ्फरपुर की पूरी राजनीति नगर निगम की, इस पर आज हम विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका तारुफ करवा दें हमारे सहयोगी अरविंद अकेला, जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं और दिन भर इन्होंने आज 2 खबरों पर पूरी तरह से नजर रखी है, मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल और नगर निगम की राजनीति। तो बात करने के लिए सबसे पहले मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की बात करें। अरविंद जी, आज दिन भर मुजफ्फरपुर की आई हॉस्पिटल में क्या हुआ, ये जनता जानना चाहती। देखिए, आज जब से 65 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में हुआ, गरीबों की अस्पताल वो मानी जाती है। एक ट्रस्ट है, हालांकि सरकारी नहीं है, लेकिन सरकारी मान्यता के तहत वो ट्रस्ट चलाया जाता है। लेकिन उसमें जब से यह ऑपरेशन हुई है, उसके बाद आज सिविल सर्जन के आदेश पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आई हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर, दवा कक्ष, अस्पताल के कार्यालय और सेक्रेटरी का जो चेंबर है, वह नगर डीएसपी के नेतृत्व में, मजिस्ट्रेट एएसडीएम जो है उनके नेतृत्व में वहां सील कर दी गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज उन अस्पतालों को सील कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब वो इतने वर्षों से वो सेवा देते आ रहे हैं, लोगों की सेवा कम पैसे में देते आ रहे हैं, तो इस तरह की अस्पतालें बंद नहीं होनी चाहिए। उस दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होकर के जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, नगर विधायक ने भी कहा है कि दोषी पर कार्रवाई हो। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा है कि अस्पताल जो आई हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल जैसे जो अस्पताल हैं, आपको हम भी बताना चाहेंगे कि कई गरीब तबके के लोगों का इलाज वहां पर किया जाता था, ऑपरेशन किया जाता था। तो लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं रुक जाएगी वो सारी चीजें और लोगों को इसका नुकसान होगा। हालांकि आज आई हॉस्पिटल के कक्ष को, आई हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को, उसके कार्यालय को, सेक्रेटरी चेंबर को, इन सब को सील कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एफआईआर तो किया गया है, कार्रवाई अब एफआईआर के बाद होगी। लेकिन एक और मामला हुआ है इस मामले में अरविंद। चंद्र किशोर पराशर, जो कि समाज सेवी हैं, मुजफ्फरपुर के जाने माने समाज सेवी रहे चंद्र किशोर पराशर, उन्होंने भी आज कुछ किया है, उसके बारे में भी जनता जानना चाहेगी। वो भी खबर आप देखिए, वो जिस तरह से लोगों के प्रति उनका लगातार इस तरह की केस परिवार दायर करने में, वो बहुत सारे लोगों पर अब तक परिवार दायर कर चुके हैं। उन्हें आहत पहुंची थी किसी कारणवश, जो मरीजों की ये पीड़ा को देखते हुए, तो जिसको लेकर के उन्होंने तिरहुत प्रमंडल के जो कमिश्नर है उन पर और मुजफ्फरपुर के डीएम और सिविल सर्जन समेत 23 लोगों पर उन्होंने मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में परिवार दायर किए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से इन जो ये जो कांड हुई है, अप्रभा कांड के नाम से आई हॉस्पिटल को अब जाना जा रहा है। हालांकि ये आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर ही नहीं, उत्तर बिहार के लोगों की धरोहर मानी जाती है। उत्तर बिहार के लोग वहां अपना इलाज कम पैसे में कराने आते थे, खासकर मध्यम परिवार और गरीब परिवार के जो लोग हैं अवश्य आते थे इलाज कराने के लिए। तो ये उत्तर बिहार की धरोहर है।
बिल्कुल, उत्तर बिहार का धरोहर कहा जाता है आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर को, और 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि लगभग 48 साल से ये संस्था चल रही थी, लेकिन अब इस पर दाग लग चुका है और कई लोगों की आंखें चली गई मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद। इस मामले में अब आपको ये भी बताएं कि चंद्र किशोर पराशर ने जो परिवाद दायर किया है उसमें कहा गया है कि कमिश्नर, जो कि इसके अध्यक्ष होते हैं सिविल सर्जन और मुजफ्फरपुर के डीएम, और एसीएमओ जो कि मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं, कि इन्होंने इस संस्था को क्यों छोड़ दिया। बड़ी बात है। और इस चीज में अगर इसका विश्लेषण निकाला जाए, अगर सिविल सर्जन की बात करते हैं, आप प्रबंधक पर केस कर रहे हैं, आप प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज होता है, उस डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज होता है जिसने ऑपरेशन किया, लेकिन उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, उनकी जांच क्यों नहीं हुई जो इसके अध्यक्ष थे, जिनके निरीक्षण में, जिनके नेतृत्व में यह संस्था चलती है। जिला प्रशासन के लोग भी थे, तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर भी इसमें हैं। तो इन लोगों पर इनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई और इनको दोषी क्यों नहीं बनाया गया। जब आप प्रबंधन को दोषी बना रहे हैं, डॉक्टर को दोषी बना रहे हैं, तो जिनके नेतृत्व में जो जिला प्रशासन के सरकारी महकमे के लोग हैं वो क्या जिम्मेदार नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं इसी ग्राउंड को लेकर चंद्रकिशोर पराशर ने ये परिवाद दायर किया है। तो कहीं भी आप देखेंगे कि अब आई हॉस्पिटल का मामला और तूल पकड़ता जाएगा धीरे धीरे। एक तरफ आईएमए बैठक कर रही है और आईएमए की तरफ से ये कहा जा रहा है, डॉक्टर को बचाने की कोशिश भी की जा रही है, इसकी भी बातें आई। तो ये जो चलता रहेगा मामला, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के भले के लिए भी लोगों को सोचना होगा। अमर कुमार जी, मुकेश पाठक जी, अंजनी कुमार सिंह जी, रियाज अली जी, आकिब जावेद जी, संतोष कुमार ठाकुर जी, पवन कुमार मालाकार जी, रमेश कुमार ओझा जी, स्वागत आपका। और मुशहरी प्रखंड के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं रमेश कुमार ओझा जी, स्वागत आपका। आवाज कम आ रही है क्या? संतोष कुमार ठाकुर जी समस्तीपुर के संवाददाता हैं हमारे, मुकेश पाठक जी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता हैं, और आकिब जावेद कांग्रेस पार्टी मुजफ्फरपुर से आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो मुद्दा, और ये मुद्दा जो आ रहा है अभी आप सबके सामने, इन मुद्दों पर अगर गौर करें, सबसे पहले जो गरम मुद्दा चल रहा है मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल का, उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बारीकी से जांच करनी होगी और बारीकी से छानबीन करने के बाद ही कोई फैसला लेना होगा सरकार को, और जो अभी जांच अधिकारी आ रहे हैं उनको। और रही बात, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि खाली बोतलें अरविंद विधानसभा परिसर में मिली थी, तो बिहार के पुलिस मुखिया डीजीपी साहब वहां पर खाली बोतलों का निरीक्षण करने चले गए थे, और आज मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में भी शराब की खाली बोतलें मिली हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बिहार के किसी भी समाहरणालय परिसर या किसी भी अन्य वीआईपी इलाकों में अगर आप उसके नालों की तलाशी ले ली जाए तो हर जगह खाली बोतलें तो मिल ही जाएंगी, ये कोई नई बात नहीं है। तो क्या कहेंगे अरविंद इस पर? देखिए, जिस तरह से विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलती हैं और बिहार पुलिस के मुखिया वहां पर पहुंचते हैं, खाली बोतल को खंगालते हैं, तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है जिस तरह से बिहार पुलिस के मुखिया, बिहार का जो प्रशासनिक व्यवस्था जिनको सौंपा गया है, पुलिसिया कानून व्यवस्था जिनको सौंपा गया है, वो खाली बोतल को खंगालते हैं। तो ये इस प्रकार एक निष्कर्ष निकलता है कि बिहार में सबसे बड़ा अपराध है शराब से जुड़ा हुआ तमाम मामले जो है वो सबसे बड़ा अपराध है। इस मामले से यह तथ्य निकलता है। उसी दौरान आज मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में शराब की खाली बोतलें फेंकी गई थी और नगर थाने की पुलिस वह उन्हें ले जाती है और वहीं पर कवरेज करने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन शराब की बोतलों के चुनने में पुलिस को लगाया, तो अपराधी पर कौन लगाम लगाएगा? जब पुलिस शराब की बोतलें चुनने में, बोतलें खोजने में लगेंगे तो बड़े अपराध पर कौन ध्यान देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये प्रक्रिया बिहार को निचले स्तर पर ले जाएगी जिस तरह से पुलिस शराब की बोतलें चुनने में लगी हुई है।
बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर को कौन देखेगा? लॉ एंड ऑर्डर को कौन देखेगा? और शराब की बोतलों को चुनने में अगर पुलिस लग जाएगी तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? लुटेरों को कौन पकड़ेगा? हत्यारों को कौन पकड़ेगा? क्रिमिनल्स को कौन पकड़ेगा? हालांकि सबसे बड़ी चीज कि अब इस शराबबंदी पार्ट 2 जो लागू हुई है, और इसमें आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से दबिश तो पुलिस के ऊपर पूरी तरह से बनाई गई। कल के पाठक भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि ड्रोन से अब शराबबंदी को और सक्सेसफुल बनाने का कार्य किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी को सक्सेसफुल करने के लिए सरकार जुगत में लगी है, लेकिन सरकार मेन पॉइंट पर नहीं जा रही है अरविंद। जैसा कि हमने पिछली दफा भी कहा था कि आप बॉर्डर पर कम से कम ध्यान दीजिए, जहां से शराब आती है तब इस पर काम होता, लेकिन बॉर्डर पर ध्यान हम उतना नहीं दे पा रहे हैं। सरकार अभी बॉर्डर पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही है, तभी तो सरकार को डर है कि शराब अंदर है। तो अंदर जो शराब है वो अंदर कैसे आ रही है, इस पर मंथन होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए, तब कुछ होगा। नहीं तो पुलिस को आप एसएसपी को, डीएसपी को, डीजीपी तक खाली बोतल शराब की टटोल रहे हैं, दुर्भाग्य है। तो देखिए, जिस तरह से बॉर्डरें सील नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब ये भी निष्कर्ष निकलता है कि सत्ता पक्ष यानी कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बिहार में शराब आवे। अगर जिस तरह से बिहार के जो सीमाएं हैं उसको सील नहीं किया जा रहा, बार बार कहा जा रहा है कि सीमाएं सील की जाए, जो पदाधिकारी अंदर लगे हुए हैं, जो उत्पाद विभाग के जो टीम है वो अंदर लगे हुए हैं, बिहार के अंदर लगे, उन तमाम में से तमाम जिलों के उत्पाद विभाग में से कुछ कुछ को चुन करके ऑफिसरों को, स्ट्रिक्ट ऑफिसरों को बॉर्डर पर लगाया जाए, ताकि वहां से ही शराब आना बंद हो जाए। जब बिहार में शराब आएगी ही नहीं तो शराबबंदी अपने आप सफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लगातार सवालें हो रही है, विपक्ष कटाक्ष कर रहे हैं, सत्ता पक्ष जवाब दे रहे हैं, लेकिन शराबबंदी दिख नहीं रही है। जब तक बॉर्डर पूरी तरह से सील नहीं होगी और जिस सीमाओं से शराब प्रवेश कर रही है, अगर बीच में धरा जा रहा है किसी जिले में, तो वहां उन शराब तस्करों से, चालकों से, जो गाड़ी वाहन लेकर के आते हैं, हाइवा वाहन लेकर, उनसे पूछा जाए कि ये शराब किस सीमा से आ रही है। उसी सीमा में जो रहने वाले पदाधिकारी है उसको सस्पेंड किया जाए, उसे बर्खास्त किया जाए, अपने आप शराबबंदी लागू हो जाएगी और जमीनी स्तर पर भी दिखे। बिल्कुल, और इसे जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पवन कुमार जी, रमेश कुमार ओझा जी, विकास कुमार साहू जी, मुन्ना भाई रजक जी, राजन कुमार जी, मुकेश पाठक जी लिख रहे हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि दारू की खाली बोतल ना मिले तो वेलकम टू मुजफ्फरपुर अखाड़ा घाट, जहां से अनेकों खाली बोतल प्रत्येक दिन पी के फेंका जाता है सिकंदरपुर नाका के कुछ कदमों की दूरी पर। तो ये तो हर थाने के पास आपको मिल जाएगा। गांधी मैदान चले जाएं मुकेश पाठक जी, गांधी मैदान जो पीएचक्यू है, पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके सामने देखेंगे गांधी मैदान में शराब की बोतलें मिलती हैं। वहां पर पुलिस हेडक्वार्टर भी है, गांधी मैदान थाना भी है, महिला थाना भी है, वहां पर तो पूरा हुजूम है पुलिस का, वहां भी आपको शराब की बोतलें मिल जाएंगी। अगर शराब की खाली बोतलें ही ढूंढनी है तो हर रिहायशी मोहल्ले में आप चले जाएं, वीवीआईपी इलाके में चले जाएं, एसपीडीएम के ऑफिस के आसपास चले जाएं, कमिश्नरी के पास चले जाएं, शराब की बोतल मिलेगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुनील गुप्ता जी, राम जी, राजन कुमार जी, अशोक श्रीवास्तव जी, गुड इवनिंग, आकिब जावेद जी, अजय कुमार जी, अशोक श्रीवास्तव जी। तो कहीं भी आप देखिए शराबबंदी ऐसे नहीं काबू में हो पाएगी। शराबबंदी की जो बात कर रही है सरकार, आप लोगों के आम जीवन में घुस रहे हैं, शादी विवाह सब में घुस रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि मेन जो उसका पहलू है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, तो समाहरणालय परिसर मुजफ्फरपुर में भी आज शराब की खाली बोतलें मिली और पुलिस ने उसको भी उठाया, वो भी चुनते हुए वीडियो आपने देखा, फोटो आपने देखा होगा, हमारे चैनल पर भी देखा, हर जगह आपको ये खबर नजर आएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है और शराब की बोतलें तो बहुत मिलेंगी, नालों की सफाई करवा कर दिखा लें, शराब की बोतलें ही बोतल दिखेंगी। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। लोगों ने सोचा था कि राकेश कुमार पिंटू वहां के मेयर बन जाएंगे मुजफ्फरपुर के,
तो राजनीति अब काम होगा, लेकिन अभी भी राजनीति दिख रही है अरविंद। जी। और आज वार्ड नंबर 46 के वार्ड पार्षद नंदू बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से एक बम पटकने का काम किया, नगर विधायक पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि 60 कट्ठा जमीन बेचकर सुरेश कुमार, जो कि पूर्व मेयर मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने विजेंद्र चौधरी को दिया है। तो क्या पूरी बात जनता को बताइए आप। देखिए, जिस तरह से नंदू बाबूपुर में मेयर के प्रत्याशी रहे, हालांकि उन्होंने 1 या 2 वोट से, 1 वोट तो बोकस था, 2 वोट से चुनाव हारे, यानी कि मेयर बनने से 2 वोट पीछे रह गए। लेकिन आज उनके गुटों द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। उन्होंने नगर विधायक जो विजेंद्र चौधरी है, उनको तथाकथित किंग मेकर भी कहने का काम किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आज उनके पास किंग मेकर संजू केजरीवाल जो है, वो भी वार्ड पार्षद है, उनके सारथी रहे नंदू बाबू के चुनाव में। उन्होंने भी उन्हें मेयर बनाने के लिए पार्षदों का गुलबंद करने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा है कि तथाकथित किंग मेकर है। विजेंद्र चौधरी पर कटाक्ष किया, कहा उनके पास रहे कहाँ अब पार्षद, क्योंकि जिस तरह से 22 पार्षदों का समर्थन नंदू बाबू को मिला, उसी प्रकार करीब आधे से ज्यादा पार्षदों का जो खेल है वो डिप्टी मेयर ने लाने का काम किया। मेयर के पक्ष में जो भी मेयर बने हैं, राकेश कुमार उर्फ पिंटू, जो 3 नंबर के पार्षद है, तो उन्होंने उनके समर्थन में कितने पार्षद है, तो उनके समर्थन में उन्होंने ये भी कहने का काम किया, जब उनके समर्थन में पार्षद ही नहीं तो किंग मेकर किस बात की, ये भी कहा। और ये साथ ही साथ नंदू बाबू ने एक बड़ा आरोप लगाया, बड़ा ही कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि विजेंद्र चौधरी का जो पेट है वह कुंभकर्ण जो है रामायण के, उनसे तुलना की है, उनके जैसा उनका पेट, कुंभकर्ण की तरह पेट है नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का। और बड़ा आरोप लगा है कि पूर्व मेयर जो हैं, उन्होंने 60 कट्ठा जमीन, जमालाबाद की बात कर रहे हैं ये, और कह रहे हैं नंदू बाबू, हाँ, कह रहे हैं कि कागज भी दिखा देंगे और कहीं ना कहीं वो उसका पूरा सबूत देंगे। कहा है उन्होंने, एक आरोप जो कि नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने लगाया था कि 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर नगर निगम ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया। उस मुद्दे पर भी विजेंद्र चौधरी ने कहा है कि हम प्रूफ कर देंगे, बाबा गरीबनाथ के मंदिर में जाके कसम खाइए कि आपने पैसा लिया कि नहीं। और यहाँ नंदू बाबू ने कहा है कि ओपन प्लेटफॉर्म पर आइए और ओपन प्लेटफॉर्म पर डिबेट करके देख लीजिए कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और हम बिहार लाइव नाउ के इस ओपन प्लेटफॉर्म पर दोनों जो भी वार्ड नंबर 46 के वार्ड पार्षद नंदू बाबू और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी को निमंत्रण देते हैं, अगर आप आना चाहें तो हमारा ओपन प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है और आप यहां पर आकर जनता के सामने इन बात को रखें कि 4 साल में काम हुआ या नहीं हुआ, या आगे आप जो कह रहे हैं कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ वो 6 महीने में कर देंगे, और अगर आपने नहीं किया तो फिर क्या करेंगे। जनता ये भी जानना चाहेगी अरविंद, और हमारा प्लेटफॉर्म तो इसके लिए तैयार है। जी, हमारा हम लोगों को तो लगातार आग्रह करते रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम में आए, शिरकत करें, लेकिन जिस तरह से आज विपक्ष में जो गुट है, उन्होंने पक्ष वाले गुट पर आरोप लगाए हैं कि 4 महीना 4.5 महीना का समय है करीब, तो इसमें क्या विकास होगा। उन्होंने, एक नंदू बाबू ने ये भी कहा है कि जब उन्हीं का आज तक वो किंग मेकर रहे हैं, उन्हीं का जो पार्षद है वही मेयर बनते आ रहे हैं, उनके समर्थन से ही मेयर बना है, तो फिर विकास 6 महीना में कैसे होगा। उसका भी जवाब विजेंद्र चौधरी ने दिया कि 4.5 साल में जो कार्य नहीं हुआ वो 6 महीना में कैसे होगा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे सांसद से जो ये सुरेश कुमार जो पूर्व पार्षद है, पूर्व वर्तमान पार्षद है, जो पूर्व मेयर है, उनके समर्थन से वो मेयर बने थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बात को नहीं सुनते थे, इसीलिए उनको हटने के लिए कहा, लेकिन वो हटे नहीं। अगर वो हमारे रहते तो हट जाते, हमने जब कहा हट जाइए तो हट जाते, लेकिन ये जो नए पार्षद को मेयर बनाए हैं, जो 3 के पार्षद है, वो अब 4 महीने में क्या कार्य करते हैं। उन्होंने तो कहा है कि सोमवार से
जनता के लिए हर इलाके क्षेत्र में हम भ्रमण करेंगे, मेयर के साथ डिप्टी मेयर रहेंगे और निगम के कर्मचारी रहेंगे। और उसके साथ ही कहा है कि हम कर्मचारियों से, पदाधिकारियों से स्मार्ट सिटी को लेकर के पूछेंगे। स्मार्ट सिटी में जो काम अभी चल रही है उनसे हम लोगों ने सवाल भी करने का काम किया। जो आप निरीक्षण कर रहे हैं, कार्यक्रम का जो शिलान्यास सड़कों का कर रहे हैं, जिसका शिलान्यास पूर्व मंत्री जो है बिहार सरकार के भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता है सुरेश शर्मा जी, जो नगर के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, तो उनके द्वारा यह शिलान्यास किया गया। तो उन्होंने क्या कहा कि 2 साल पहले हमारे घर के सड़क का शिलान्यास किया गया था, लेकिन उनका निर्माण नहीं हुआ, वो नहीं ला पाए। इसी के कारण उन्हें जनता हटा दिया है। जनता ने हमें कोरोना काल में घर में रहने के बावजूद भी हमें अपना प्यार समर्थन देने का काम किया है। तो उनके विश्वास की कसौटी पर खरा उतरेंगे और पुराने जैसे विकास करेंगे। और लेकिन इस बार इसी बीच में एक बार माफी भी मांगी है मुजफ्फरपुर के नगर के जनता से। विजेंद्र चौधरी ने माफी भी मांगी है और ये माफी कई बार उन्होंने मांगी है कि हमारी गलती थी कि कुढ़नी से हम लोकसभा की तैयारी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, वो लोकसभा के लिए हालांकि किस लिए गए थे वो तो वही जाने, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कहा कि कुढ़नी हम गए थे लोकसभा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, हमारी इंटरेस्ट लोकसभा लड़ने में बनी थी, इसीलिए हमारे कारण ही उनको 10 वर्षों तक मुजफ्फरपुर में विधायक बनने के साथ साथ मंत्री बनने का राज मिला। लेकिन हम आ गए हैं और अब हम जनता को छोड़ करके नहीं जाएंगे, ये भी बात उन्होंने कही। एक बात और कही नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कि मैंने तो इतिहास बना लिया, अब जिसे बनाना है बनाए। और हालांकि इतिहास तो बन गया है और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का कहना है कि 5 बार वो मुजफ्फरपुर के विधायक बन चुके हैं। अभी तक 3 का रिकॉर्ड था और 3 के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया 5 बार विधायक बनने का। और ये भी कहा कि मैंने तो इतिहास बना लिया, अब जिन्हें सोचना है सोचे। हालांकि सबसे बड़ी बात अरविंद की, मुजफ्फरपुर में जो नगर निगम की राजनीति चल रही है, मुजफ्फरपुर इससे पिस रहा है। जितने लोग हमें देख रहे हैं सबका यही कहना है कि काम कब होगा, राजनीति तो बहुत हो गई, काम कब होगा। हमारा भी यही सवाल है कि काम कब होगा। 4.5 साल राजनीति में बीत गई, अब ये 6 महीने बचे हैं, इसमें आप क्या कर लेंगे? इस पर 4.5 महीने बचे हैं। 4.5 महीने बचे, क्या हो पाएगा? इस पर आप एक विश्लेषणात्मक अपनी बात रखें कि 4.5 महीने में क्या हो पाएगा। देखिए, विजेंद्र चौधरी, पहले उन्हें नगर में विकास पुरुष की उपाधि दिया गया। किंग मेकर तो नगर निगम मेयर बनने में है, लेकिन विकास पुरुष अगर वो चाह लेंगे, अगर वो वास्तविक में जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, अगर वो चाह लेंगे तो लगता है 4.5 महीने में विकास हो जाएगा। लेकिन इसी तरह खेल चलता रहा, वो अगर बंदरबाट के पीछे रहेंगे और मेयर बनाने और पार्षद को वोट इकट्ठा करने में रहेंगे, और हाल में चुनाव आ रहे हैं वार्ड पार्षद का, उसके खेल में पीछे अगर पड़ेंगे, वर्षों से पहले उन पर आरोप लगते आ रहा है कि नगर निगम वार्ड पार्षद और मेयर के चुनाव में वो खेल करते आ रहे हैं, तो अगर ये खेल में रहेंगे तो लगता है विकास शहर का नहीं हो पाएगा और विकास रुक जाएगा। लेकिन इसका खामियाजा जिस आक्रोश में आकर के लोग वर्तमान को छोड़ करके इनको अपने बिना मांगे वोट देने का काम किया है, तो इनको इनके पहले से ज्यादा विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना होगा। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने वोट भी नहीं मांगा, लेकिन जनता ने इन्हें आशीर्वाद दिया, तो कहीं ना कहीं इन पर एक बार विश्वास फिर से जताया है, तो इनको कसौटी पर उतरना पड़ेगा। और नहीं उतरेंगे तो हम लोग उनसे सवाल करेंगे। जनता की सवाल करने में हम लोग पीछे हटते नहीं है। आज भी हम उनसे सवाल करने का काम किया कि आप पूर्व में जो किए गए शिलान्यास है उसी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, क्या आप क्या कहना चाहते? तो उन्होंने कहा कि शिलान्यास तो करके चले गए, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं ला पाए, जिसके कारण निर्माण नहीं हुआ। लोगों को क्या कह रहे थे, लोगों को ठगने के लिए कि 5 साल करते करते ठगेंगे, यानी कि पूर्व मंत्री पर वो कटाक्ष करने का काम किया है। जो नगर विकास के पूर्व मंत्री है सुरेश शर्मा जी पर, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष करने का काम। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक बड़ी राजनीति, हालांकि आपको हम ये भी बता दें अरविंद, 4.5 महीने बाद मुजफ्फरपुर की जनता विकास पर वोट करेगी और ये 49 के 49 वार्ड पार्षद जो हैं हमारे, उन्हें भी पता है। और आप लोग भी गांठ बांध कर सुन लें कि 4.5 महीने हैं आपके पास, 4.5 महीने, इसी में आपको जो करना है करें, वरना फिर जनता तो अब
जो हाल कर रही है, अभी आपने पंचायत चुनाव में देख लिया, जो हाल जनता कर रही है, और जनता के हाथ में एक बार फिर बटन होगा आपके किस्मत का, आपके भाग्य का। तो बस बहुत कम समय बचा है, 4.5 साल तो राजनीति हो गई। अब देखना होगा कि काम होता है या ये 4.5 महीने भी राजनीति होती है। जी देखिए, देखना होगा जिस तरह से बिहार पंचायत गांव की सरकार के चुनाव के नतीजे आए, लगातार जो वर्तमान प्रतिनिधि थे, चाहे वो किसी भी स्तर के हो या पंचायत स्तर के हो, वार्ड स्तर के हो, तो लगातार उनकी विकेट, चाहे जिला परिषद की बात करें तो इस तरह की तमाम बड़े बड़े पैसे से इस बार चुनाव नहीं जीत पाए। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पैसे खर्च करके चुनाव जीतते हैं, वो उस पर विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में ऐसा हुआ है जहां मिनिमम चंदा इकट्ठा करके, कांटी की बात कर रहे हैं, एक प्रत्याशी ने चंदा इकट्ठा करके जिला परिषद का चुनाव जीता। एक विकलांग है, उन्होंने चुनाव जीता। वो अपने विकलांगों की गुट बना करके और लोगों से वोट मांगने का काम किया। उनके साथ सामने बड़े बड़े दिग्गज धूल चाटते और उन्होंने धूल चटाने का काम किया, भारी बहुमत से चुनाव। तो इसी तरह से मुजफ्फरपुर आने वाले चुनाव, नगर निगम की जो चुनाव है, पार्षदों को भारी संघर्ष करना पड़ेगा और सामना करना पड़ेगा और बताना होगा, वार्ड के वासियों को बताना होगा कि क्या कुछ किए थे। इंदिरा आवास में 20,000 लिए थे कि 40,000 लिए थे, राशन कार्ड में 500 लिए थे कि 2,000 लिए थे, वृद्धा पेंशन में कितने का बंद करके। हालांकि खेल तो ये भी हो रहा है, जो वर्तमान पार्षद है वो विरोधी अपने जो द्वंद्वी है उनका नाम काटने का काम कर रहे हैं, ताकि उनके जो समर्थक है, उनके जो वोटर है, उनका नाम ही कट जाए, उन्हें उनका वोट नहीं गिरे और जो बाकी शेष वोट बचे वो तो हमको मिलेगा ही। इसीलिए नाम काटने का, तो इस पर भी द्वंद्वी अपना नजर बनाए रखे। हम लाइव नाउ के कार्यक्रम के, इस ओपन कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें आगाह करते हैं, उन्हें सचेत करते हैं। बिहार लाइव नाउ आपसे कह रही है कि आप अपने पार्षद पर ध्यान रखें, वरना आपके पार्षद कई आपके समर्थकों का नाम काट देगा। जो आपके समर्थक होंगे, जो आपके मुख्य वोटर होंगे, जो आपको वर्षों से वोट, पिछले टर्मों से वोट देते आ रहे, उनका नाम काटने में वो पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप सचेत रहे, सतर्क रहे और अलर्ट रहे। जिस तरह से आप चुनाव की बात कर लेते हैं, तो नगर निगम की चुनाव में एक भारी संकट का सामना वार्ड पार्षदों को करना पड़ेगा। इसकी भी जो लगातार मेयर का खेल कर रहे थे, इसका भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शिक्षित है, वो समझते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, पर्दे के आगे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है। पर्दा नसी जरा पर्दा हटा दे तो बुद्धिजीवी लोग पर्दा हटाएंगे। जो बुद्धिजीवी है, जिस वार्ड के हो, हम ये नहीं कहते कि वार्ड के, इस वार्ड के वो पर्दा हटाएंगे और वो देखेंगे कौन भला है कौन बुरा है। वो देखेंगे कि कौन भला बा कौन बुरा बा, सोच समझ के मतदान करे, किसी के झांसे में ना आएंगे और न किसी के खाएंगे और न किसी के गाएंगे। वो लोग देखेंगे ये बात। 4.5 महीने, मात्र 4.5 महीने आपका काम दिखेगा। आपका काम नहीं दिखेगा तो जीत में आपका नाम भी नहीं दिखेगा, और ये होने वाला है। और आपको हम बता दें कि हमारा कार्यक्रम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जो वार्ड की हकीकत दिखाएगा। और आपसे हम पूछेंगे सवाल, जितने भी वार्ड प्रतिनिधि हैं, वार्ड 49 के, जो 49 के 49 प्रतिनिधियों से हम लेंगे 5 साल का हिसाब किताब, क्या किया क्या नहीं किया। अभी अरविंद अकेला बहुत सारे वार्ड में आप देख रहे होंगे, जब वार्ड चुनाव नजदीक आया है तो नल जल का काम धनाधन किया जा रहा है, सड़कें खन दी गई, गलियों को नालियों को खन दिया गया, नल जल का काम अभी याद आ रहा है। 4.5 साल में याद नहीं आया। तो जनता तो अब हिसाब लेगी और जनता को हिसाब देना पड़ेगा, आपने कितना काम किया है। आपने देखा कि 90% से ज्यादा मुखिया को जनता ने हटा दिया, वार्ड पार्षद को, वार्ड सदस्य को हटा दिया, पंच को हटा दिया, सरपंच को, जिला परिषद को हटा दिया। सब लोगों ने चेंज किया है। जनता अब समझदार है और जनता काम पर वोट देगी। ऐसा नहीं है कि सबको हटा दिया, जिसने काम किया उसको जनता ने फिर मौका दिया है कि ये बंदा मेरे लिए सही है। आपको एक मैं और बात, इस विश्लेषण की बात बताऊं अरविंद अकेला, कि 2020 के कोरोना पीरियड में
जिस मुखिया ने, आपको याद होगा कई मुखिया का है कि 21 वर्ष का लड़का जीतता है, 23 साल की लड़की जीत जाती, वो कौन है? उनके उस दरमियान के कार्यों को देखे, कोरोना के काल में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया तो जनता ने उनको इनाम दे दिया। तो अभी जो सिचुएशन आया था और अभी जो सिचुएशन है वार्ड में, राजनीति 4.5 साल हुई, लोग यहां पर कह रहे हैं कि काम बहुत ज्यादा नहीं हो पाया और इसका हिसाब तो जनता अब लेगी। इसलिए 4.5 महीने बचे, हम भी आपसे अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि चलो अपनी सीट बचाने के लिए ही जिन्होंने काम नहीं किया वो जल्दी से जल्दी अपना काम कर ले, ताकि आगे उनको अपनी सीट उनकी बची रहे। और खास तौर पर आपको ये भी बता दे, एक और चुनाव अरविंद अकेला, ये तो रही वार्ड पार्षद का चुनाव, इसमें हमने बात कर लिया। बोचहां का अगला विधायक होगा कौन? बोचहां विधानसभा क्षेत्र, जहां से मुसाफिर पासवान, दिवंगत मुसाफिर पासवान जी वहां के विधायक थे, उनकी मौत हो चुकी है। वहां भी अब कांटे की टक्कर होगी और कुछ दिनों के बाद जैसे कुशेश्वर स्थान और तारापुर में बड़े बड़े नेता आते थे, भाषण देते थे, लोगों को रिझाते थे, करते थे, वो सारी चीजें शुरू हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होता है। अब अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज की बात कर ले अरविंद अकेला, कि बोचहां के दावेदारों की अगर हम बात करें तो दावेदारों पर आपने कुछ रिसर्च? दावेदार है नेता विरोधी दल जो है, आरजेडी की बात करें, अगर वीआईपी की बात करें और इधर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तीन ही पार्टी के प्रत्याशी सामने आ रहे हैं निर्दलीय को छोड़ करके। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब जो वीआईपी की सीट है बोचहां विधानसभा में, उसे गठबंधन में दिया गया था, अब वो चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए। और बेबी कुमारी जो उनके प्रदेश उपाध्यक्ष है बेबी कुमारी, जो पूर्व विधायक है वो बोचहां विधानसभा की, तो वो विधायिका को फिर से पूर्व विधायिका को देना चाहती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लगी हुई है कि वो सीट आ जाए और हमारी पार्टी के जो पूर्व में निर्दलीय जीत करके हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं और प्रदेश में भी उपाध्यक्ष है, वो हालांकि उन्हें पिछले बार उन्हें टिकट दिलाने के पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी के कदावर वरिष्ठ नेताओं ने किया, लेकिन मुकेश सहनी जो वीआईपी के मुखिया है, सन ऑफ बला के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने टिकट नहीं दिया, जिसका मुख्य कारण है उन्होंने अजय निषाद जो हमारे सांसद है मुजफ्फरपुर के, उनका समर्थन पिछले चुनाव में करने का काम किया था। उनके वीआईपी के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर क्या नाम थे, राजभूषण निषाद का उन्होंने जो विरोध करने का काम किया बेबी कुमारी के, जिसके कारण मुकेश सहनी ने उनका टिकट नहीं दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रह गए आप ही के टिकट से सिंबल से लड़ेंगे चुनाव, लेकिन हमारे ये जो पार्टी में शामिल हुए हैं निर्दलीय जीत करके, उन्हें टिकट दीजिए। अब इधर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रही है, लेकिन इधर बात करें तो सूत्रों के हवाले अब बोचहां के विधायक जो दिग्गज विधायक रहे हैं, मुसाफिर पासवान के पुत्र, छोटे से पुत्र है अमर पासवान, वो लगातार अपने पिता के कार्यकाल के दौरान उन्होंने खुद अपने से कार्य करने का काम किया, थोड़ा बहुत उन्हें क्षेत्रों में पहचान बनाने का काम किया है। तो 1 साल का उन्हें भी अनुभव है राजनीति का, तो वो चाहते हैं कि वीआईपी के टिकट से, एनडीए के टिकट से हम जो बोचहां में अब तक काम हुआ, जो मुसाफिर पासवान, दिवंगत मुसाफिर पासवान जी के कार्यकाल में जो कार्य हुए, वो अमर पासवान ने उसको बखूबी तरीके से किया है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 1 साल का राजनीतिक अनुभव बतौर पिता के विधायक रहे थे, उनको मिला, और पुरजोर कोशिश तो उनकी होगी कि वीआईपी से ही उनको सीट मिले, क्योंकि वीआईपी की वो सीट है। तो अमर पासवान नहीं चाहेंगे कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी में जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी में ये सीट चली जाती है तो वहां की जो कद्दावर नेता हैं और विधायक भी रह चुकी हैं बेबी कुमारी, वो वहां से दावा पेश कर ही रही हैं और करेंगी भी। लेकिन रह गई बात आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल की, तो उस पर क्या कहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल से हालांकि रमई राम की वो सीट रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले दफे ही मूड बनाया था कि रमई राम को नहीं देना था, बदलना था, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हार के बाद अब तो रमई राम को चेंज किया जा सकता है। देखिए सूत्रों के हवाले जो आ रही है
राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है, अभी कमान संभाल रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात करें, जो नेता विरोधी दल है, उनके उनके अगर उनकी बात करें तो वो चाहते हैं कि हाजीपुर के जो पूर्व विधायक है और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं शिवचंद्र राम, वो हो सकते हैं बिचौहा विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के प्रत्याशी शिवचंद्र राम, जो मुजफ्फरपुर आरजेडी के जिला प्रभारी भी है, जिला प्रभारी बना करके उन्हें भेजा गया है। हालांकि आज वो मुजफ्फरपुर आए भी थे, वही आंख हॉस्पिटल, जो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के मामले में निरीक्षण के लिए जांच टीम के तौर पर, तो वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि राम को अगर टिकट नहीं मिलती है तो दूसरे राम को टिकट मिलेंगी। और बात रह गए रमई राम की बात कर रहे हैं, तो रमई राम लगातार जो हारते आ रहे हैं, बुरी तरह पराजित होते आ रहे हैं। पूर्व में निर्दलीय से हारे, और बात कर रहे हैं तो वर्तमान में 1 साल के पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रह चुके, 11 महीना के मुसाफिर पासवान जो भी दिग्गत है, तो उनसे भी चुनाव हारे। तो अब लगता नहीं है कि रमई राम बिहार सरकार के जो पूर्व मंत्री है, बोचहा के पूर्व विधायक है, उन्हें टिकट मिल सके। जिस तरह से सूत्रों के हवाले जो आ रही है, तो हो ना हो टिकट शिवचंद्र राम को ही दिया जाएगा, और बोचहा विधानसभा में विपक्ष के जो दल के गठबंधन के होंगे, वो प्रत्याशी शिवचंद्र राम होंगे, जो हाजीपुर के निवासी है। बिल्कुल, शिवचंद्र राम को टिकट मिलने के चांसेस हैं आरजेडी से, बोचहा विधानसभा से। हालांकि अभी थोड़ा वक्त है उसमें। चंदन कुमार जो कि हमारे संवाददाता है बंदरा से, वो लिख रहे हैं कि यहाँ तो सारे नेता आएंगे। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत अच्छी बात लिखी चंदन ने, कि जब चुनाव होगा तब तेजस्वी यादव भी आएंगे, नीतीश कुमार भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता आएंगे। कल हालांकि मुजफ्फरपुर में तारकिशोर प्रसाद आ रहे हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री है बिहार के। वो भी क्यों आ रहे हैं? एक प्राइवेट नर्सिंग होम पैथो लैब का उद्घाटन करने। लेकिन इतनी बड़ी कांड हो जाती है, आई हॉस्पिटल में सरकार का कोई बड़ा मंत्री नहीं आता, सरकार का कोई बड़ा प्रतिनिधि नहीं आता जो यहां पर इन सारी चीजों को देखे। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि जब चुनाव होते हैं तो बड़ा से बड़ा नेता आ जाता है, महज 1-2 सीट के लिए पूरा सरकार एक साथ खड़ा हो जाता है, या पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन जब कोई मुद्दा, ऐसा बड़ा मुद्दा होता है जो जन सरोकार से जुड़ा हो, जो गरीब लोगों से जुड़ा हो, जो जनता से जुड़ा हो, उस पर कोई सामने नहीं आता। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन चीजों पर भी हमारे जो बड़े नेता हैं, जो राज्य स्तर के नेता हैं, केंद्र स्तर के नेता हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप जमीनी मुद्दों पर नहीं आते, लेकिन चुनाव में बहुत ज्यादा दिखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये तमाम मुद्दों के पीछे विपक्ष कमजोर है। विपक्ष बयानबाजी करते हैं कहां से? पटना से। नेता विरोधी दल है, वो भी बयानबाजी कहां से करते हैं? पटना से। तो तमाम बातें बयानबाजी में ही गुजर जाती है। इन नेताओं, राजनेताओं की बात करें तो तमाम बातें पटना से ही गुजार लेते हैं, धरातल पर आने की कोशिश नहीं करते। जब विपक्ष धरातल पर आकर के आवाज उठाएगी, चाहे किसी भी मुद्दे को हो, तो सरकार के जो सदस्य है, मंत्री है, कैबिनेट के मंत्री है, उनको आना पड़ेगा। जो विभाग के मंत्री है, आना पड़ेगा। जब देखिए किस तरह से इसी तरह से बहुत बड़ी कांड है, चमकी बुखार की बात करें, एईएस की बात करें, जब विपक्ष के नेता लगातार मेडिकल में आने लगे, राष्ट्रीय मीडिया आने लगी, तो सरकार को आना पड़ा। तो इस सब के पीछे अगर 65 लोगों की जो आंखों की रोशनी गई है, लोगों की आंख निकालनी पड़ी है, उनकी आंखों की गंवानी पड़ी है, तो सबसे बड़ा इसके पीछे कारण है विपक्ष। जब तक विपक्ष आएगा नहीं, अगर विपक्ष आम आवाम की मुद्दा को जमीनी स्तर पर आकर उठाएगा नहीं, तब तक सरकार के सदस्य काहे आएंगे? क्योंकि वो उनको जगाने का काम विपक्ष का रहता है। विपक्ष अगर कमजोर है तो वो नहीं जागेंगे। हालांकि जो राष्ट्रीय पार्टी के विपक्ष है, वो तो कमजोर दिख ही रहा है। लगातार चुनाव में भी, पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भी जीते हैं। सबसे छोटी लगभग माने तो कह सकते हैं सिंगल चेहरे पर पार्टी लड़ रही थी, रामविलास की पार्टी। उनके जो सुपुत्र है चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने भी 21 वोट ज्यादा लाने का काम किया। कुशेश्वर स्थान की बात करें 5023 वोट लाने का, और विपक्ष को कितना वोट, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे कितना मिला? वो चिल्ला रहे थे कि हम इतने सीट पर लड़ेंगे, हमारा सीट है, कितना वोट मिला? वो भी कमजोर है। और इनकी पोल पूरे नेशनल स्तर पर
बिहार में कांग्रेस कितनी मजबूती है, वो पूरे देश में इसकी पोल खुल गई। इन नेताओं ने जो पटना में बैठे हुए कांग्रेस के जो आला नेता है, उन्होंने अपनी पोल खुद खोल ली। गठबंधन के साथ लड़ते थे, वोट आता था, उन्हें लगता था कि हमारा वोट है, अब लड़ लिए खुद से चुनाव, देखिए कितना वोट है। बिल्कुल, विपक्ष तो सिफर है, विपक्ष पूरी तरह से डाउन हो चुका है भारत का और बिहार का खास तौर पर। अगर विपक्ष की बात की जाए, और मुद्दों पर तो नहीं है विपक्ष। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। यहाँ तो उतना कांग्रेस का जनाधार नहीं है। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, और ग्राउंड लेवल पर वो भी नहीं आती है। आपको आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की 7 सदस्यीय टीम आज मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले में जांच करने आई थी। आज आई थी। आप समझ लीजिए कि ये मामला पूरी तरह से पैक होने वाला है, FIR हो चुका है, सीलिंग हो रही है। फिर आज विपक्ष के हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनको आज याद आती है ये सारी चीजें। कांग्रेस की तो बात ही मत कीजिए क्योंकि कांग्रेस ने इस पर कुछ भी अभी तक कहा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि उस दिन प्रेमचंद्र मिश्रा जी जो कि विधानसभा में राबड़ी देवी के साथ थे, और विपक्ष नेता राबड़ी देवी ने तख्ती पर लिख रखा था कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले में दोषियों पर कार्रवाई हो, तो ये पटना तक क्यों रहा? आप चुनाव के प्रचार के लिए मुजफ्फरपुर आ सकते हैं, लेकिन जब मुजफ्फरपुर में कोई बड़ा कांड होता है, मुजफ्फरपुर में कोई बड़ी चीज हो जाती है, तो वहां पर आप पटना में ही क्यों बैठे रह जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी कारणों से विपक्ष का जनाधार कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि विपक्ष ट्विटर पर ज्यादा राजनीति करता है इसके बनिस्बत की जमीन पर करे। जी देखिए, सबसे पहले विपक्ष अगर आती तो सरकार के प्रतिनिधि जरूर आते, सरकार के जो सदस्य कैबिनेट है वो जरूर आते, लेकिन अब बोचहा विधानसभा में चुनाव है तो पूरा विपक्ष के जो पूरा महिमा मंडल है वो आएंगे, लगातार प्रचार करेंगे, यहाँ डेरे डालेंगे, लेकिन जिनकी आंखें चली गई है, ना तो वो सत्ता पक्ष के कोई लगते हैं और ना विपक्ष के कोई लगते हैं, क्योंकि वो गरीब गुरबा है, आम आवाम है, ना वो किसी के रिश्तेदार और अभी है, चुनाव भी नहीं है। हाँ, अभी खासकर चुनाव भी नहीं है। हाँ। तो इसीलिए वो किसी का कोई नहीं लगते हैं, उनका दर्द किसी से नहीं देखा जाए। इसलिए अगर उनका दर्द देखा जाता तो सत्ता पक्ष के नेता या विपक्ष के नेता यहाँ आते। वो खाना पूर्ति के लिए टीम आए थे, किनसे मिले? परिजन से कहाँ मिले? वो तो मेडिकल में गए और मेडिकल में मिले और वो निकल गए। अगर वो वास्तव में विपक्ष की जो सदस्य टीम थी, अगर वो वास्तव में लोगों की समस्या सुनने आती, उन आंख गवाए हुए लोगों की समस्या सुनने आती, उनके घर पर जाना, उनके घर पर मिलते, उनके परिजनों से मिलते, उनसे बातें करते कि आखिर किस व्यवस्था के कारण, किस कमी के कारण आपने ऐसा किया, और तमाम बातों की जानकारी लेते। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। आए और चले गए। कब आए कब गए तो वो उन मरीजों को भी पता नहीं है कि कोई आए थे सदस्य थे। जब उनको जानकारी नहीं है तो आम आवाम को कैसे जानकारी होगी कि कोई विपक्ष के नेता भी आए थे? तो ये खानापूर्ति वाले सिस्टम से काम नहीं चलेगा। अगर बिहार की जनता को अपने तरफ आकर्षित करना है तो उनकी आवाज को उठानी पड़ेगी, उनकी समस्याओं को, उनकी बेबुनियादी समस्याओं को, उनकी समस्याओं को समाधान करना होगा। ये हवाई टीम गठित करके आए चले गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, और न ही इससे उनकी और इमेज खराब होगी, विपक्ष की और भूमिका खराब हो जाएगी, और आने वाले समय में इसे आते आते और वो निचले स्तर में चले जाएंगे। क्योंकि जब आए हैं तो उनकी आवाज को उठाइए, उनसे मिलिए, और क्यों हुआ ऐसा वहां पर धरातल पर बातें कीजिए। धरातल पर क्या बात हुई? कुछ नहीं बात हुई। बिल्कुल, धरातल पर बात कीजिए, आंदोलन कीजिए और मेन पॉइंट को लेकर आगे बढ़िए, तभी जनता आप पर विश्वास करेगी। लेकिन चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से दिखता है। चुनाव की आपको याद होगा कि जब चुनाव के 6 महीने बाकी होते हैं तो विपक्ष पूरी तरह से लपोलुआब तरीके से सामने आती है और खड़ी हो जाती है कि हम भी हैं। 4.5 साल आप कहां थे, अभी जनता सवाल पूछेगी। और पुष्पा सैनी जी नमस्कार, प्रणाम। चंदन कुमार जी, और देखिए अंजनी कुमार सिंह जी, बस आपके इस कमेंट पर एक लाइन मैं कहना चाहूंगा। पप्पू यादव की आप बात कर रहे हैं,
पप्पू यादव को जनाधार क्यों नहीं मिलता है? जनाधार मतलब आपको सिर्फ देखने से या सिर्फ आपके जयकारे लगाने से या भीड़ लगने से नहीं होती। जनाधार विधानसभा में दिखना चाहिए और विधानसभा में पप्पू यादव सिफर है, चारों खाने चित है। इसीलिए एक लाइन में मैं अंजलि कुमार सिंह जी आपको इसका जवाब अपने स्तर से मैं देना चाहूंगा कि जनता जब भी किसी प्रतिनिधि को चुनती है तो उसके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखकर और तब फैसला लेती है। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव पर लोगों को अब तक विश्वास क्यों नहीं हो पाया, जनता उन्हें एक भी सीट क्यों नहीं दे पाई, क्योंकि लोग भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखते हैं। तो विपक्ष, कम से कम विपक्ष अपने जिस दायित्व को पूरा करना चाहिए था वो दायित्व पूरा नहीं कर रही है। चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, चाहे अंधापन ये कांड का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, बीच में विपक्ष दिखती थी। चुनाव के समय में आपने देखा था कि अलग अलग तरीके से विपक्ष ने काम किया था, लेकिन अब विपक्ष को भी पता है अरविंद की करने से कुछ फायदा नहीं होगा, झूठ मूठ का हमारा समय व्यस्त होगा, सरकार तो बन चुकी है और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए अभी कुछ करने से नहीं होगा। जब 2024 का चुनाव आएगा और 2025 का चुनाव आएगा तब आप देखिएगा कि 2023 के आखिर में विपक्ष फिर कैसे जिंदा हो जाएगा और काम करने लगेगा। दुर्भाग्य है, ये बिहार का दुर्भाग्य है, हिंदुस्तान का, कि विपक्ष अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाती है और विपक्ष अपने कर्तव्यों का जिस दिन पालन कर लेगी और कर्तव्य निष्ठा को जिस दिन समझ जाएगी उस दिन मैं आपको गारंटी देता हूं ये जितने भी भ्रष्टाचार है और ये विकास नहीं हो रहा है ये सब होने लगेगा, ये दिखने लगेगा, ये शराबबंदी दिखने लगेगी। आपको याद होगा चमकी बुखार में तेजस्वी यादव 2-3 बार आने का काम किए थे मुजफ्फरपुर में, जिसके बाद ये मुद्दा नेशनल मुद्दा बन चुका था और चमकी बुखार के लिए इतना अच्छा काम हो गया कि आज मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार वैसा नहीं आता जिसमें कि सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं। इस बार भी आपने देखा चमकी बुखार में कितनी अच्छी कंडीशन रही। तो ये विपक्ष का ही काम था कि विपक्ष ने अलर्ट मोड में काम किया, तो अलर्ट मोड में रहेंगे, विपक्ष को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। तो आज की ये चर्चा, हालांकि अब हमारा नया कार्यक्रम भी आएगा जिसमें हम प्रतिनिधियों को बुलाकर और सीधे सीधे उनसे बात करेंगे। आपकी समस्या, समाज की समस्या, समाज के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। आपके विधायक को बुलाएंगे, आपके नेता को बुलाएंगे, आपके विपक्ष के नेता को बुलाएंगे, सत्ता दल के नेता को बुलाएंगे और पूछेंगे सवाल, आपके सवाल उनके जवाब। तो बने रहे बिहार लाइव नाउ के साथ और सीधा प्रसारण में आप लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ और अरविंद अकेला के साथ। और ये विशेष कार्यक्रम सीधा प्रसारण में हम हमेशा चर्चा करते हैं और खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे क्या है, खबरों का मतलब क्या है, इस पर हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी और रोज हमारी मुलाकात होगी आपके साथ सीधा प्रसारण के जरिए। तो बने रहे बिहार लाइव नाउ के साथ। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक एक कमेंट का जवाब यहां मिलेगा, हम लाइव रहते हैं। तब तक के लिए अरविंद अकेला के साथ मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।